हेलो मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो क्लास 9th की सीरीज़ में वो जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था उसका थर्ड मोशन यानी कि थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसका स्टेटमेंट लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये स्टेटमेंट होगा, ये कहना क्या चाह रहा है हम आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, इस डिफिनीशन का मतलब क्या है। देखो, हम इसको देख लो। सपोज दैट एक तुम्हारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्सलेशन होगा, इस यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा, और क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। ये कैसा है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट है। मान लेते हैं इसका मास क्या है, यम है। मास क्या है, यम है। इसके पास ये स्टार्ट हुआ, यानी कि सपोज दैट इसकी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी यू, यू नॉट वी, यू, यू इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी। कुछ क्या हुआ, ये जा रहा है। सपोज दैट ये साइकिलिंग है, साइकिल है, ठीक है, साइकिल है। तुम क्या किए, साइकिल का कुछ मास होगा, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी यू है। तुम क्या हुआ, थोड़ी दूर में उस पर फोर्स लगाया, मतलब उसने क्या किया, उसने पैडलिंग तेज कर दी। जब पैडलिंग तेज कर दी तो वो यहाँ पर आ गई, वो ऑब्जेक्ट या साइकिल यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर उसका मास तो ज्यों का त्यों है, मास तो चेंज नहीं हुआ। तो u से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई v, उसकी वेलोसिटी क्या हुई, v हो गई। अब ये तुमने कितनी देर के लिए किया, तुमने किया टाइम लगा इसमें t। मतलब क्या किया तुमने, एक ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल स्पीड u से उसको ले कहाँ पर ले गए, फाइनल स्पीड v तक। कितने समय में ले गए, t। तो v से u से v तक उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स किया होगा ना, इस पर फोर्स लगाया होगा। साइकिल है, साइकिल धीरे धीरे ले जा रहे हो, उसको स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हो, तुम पैडलिंग करते हो। पैडलिंग करने में क्या लगाते हो, तुम फोर्स लगाते हो ना, तेज तेज स्पीड में चलाते हो। फोर्स को तुमने जनरेट किया, फोर्स को तुमने अप्लाई किया साइकिल पर, तब जाकर वो साइकिल आगे बढ़ी, तो टाइम लगा टी। तो अब हम क्या करते हैं ये जो है यहाँ पर इसका क्या हुआ, अगर यहाँ पर हम इसका मोमेंटम निकाल लें, इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा, यम यू। यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम यम वी। टाइम कितना लगा है, टी। यही तो कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी की रेट कौन सी रेट पर चेंज हो रही है, ठीक है। रेट क्या है उसकी, यम वी से यम यू से यम वी में चेंज हुआ, वहाँ पर उसकी रेट क्या थी, क्या, यानी कि इनिशियल से फाइनल मोमेंटम उसका चेंज हुआ कितने टाइम में, टाइम टी में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब कि फोर्स क्या है, फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब रेट बता रहा ना, रेट किस रेट से हो रहा है, पर टाइम में कितना होता ना रेट, पर मीटर स्पीड, ये रेट होती है ना। इसी प्रकार से चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, कितने टाइम में उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ। फोर्स अप्लाइड, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कहें तो अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे ना, अगर बैलेंस फोर्स लगा देंगे तो वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलेगी। जब एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस लगाएंगे ना, तब तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो टाइम हुआ। अब क्या कहता है, एंड अ चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस, जिधर की जिस जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा ना, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम की भी चेंज आएगा, मोमेंटम का भी चेंज आएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी से लिखेंगे, डेल्टा पी। ये डेल्टा पी क्या होता है, सिंबल होता है चेंज इनका, अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी। यहाँ पर मान लेते हैं टाइम तुम्हारा, यहाँ पर टाइम इक्वल टू 0 से तुमने स्टार्ट किया, यहाँ पर टाइम इक्वल टू टी पर पहुँच गए तुम, ठीक है। डेल्टा टी, पी मतलब कि P2 माइनस P1 या P
इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T फाइनल T और T इनिशियल इक्वल टू 0। ये हुआ। अब क्या करते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P फाइनल। P फाइनल क्या है, MV, यही तो फाइनल है, इसका P फाइनल हुआ, ये P फाइनल हुआ, ये P इनिशियल हुआ। तो P फाइनल कितना है, MV माइनस P इनिशियल कितना है, MU अपॉन T में से 0 गया T, ये हुआ। अब क्या करते हैं हम, इसमें से क्या करते हैं, यम को अगर हम कॉमन ले लें, देखो F, ये अभी सिंबल को नहीं रिमूव किए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यम अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा, V माइनस यू, ऊपर बचेगा यम चला जाएगा V माइनस यू, और नीचे से ये T इसमें हम लिख देते हैं। अब याद करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, या एक्सीलरेशन वाला फार्मूला क्या था, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या फार्मूला था, V इक्वल टू यू प्लस AT था। अगर V इधर कर दें, U इधर कर दें AT, अब फिर क्या करें, V माइनस यू अपान T, यही तो है V माइनस यू बाई T। तब हम क्या करते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम, इसको अगर हम ए तो रखेंगे तो ये होगा A। ये तुम्हारा क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द MA, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हुआ फोर्स को नापने का तरीका, कि फोर्स कितनी लगाई जाए वो हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट के रूप में फोर्स कैसे, मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब दिक्कत आ रही है कि ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है ये क्या शो कर रहा है। अगर कभी भी ध्यान रखना, कभी भी हम अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं उसकी जगह इक्वल लगाते हैं, जब हम इक्वल लगाएंगे तो प्रोपोर्शनल जब हम हटाएंगे तो उसकी जगह पर एक वैल्यू आएगी कांस्टेंट के होगा, फिर होगा MA। अब ये के क्यों आता है के क्यों आता है, मतलब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पर कांस्टेंट क्यों आता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है जिस रेट से ये बढ़ेगा उसी रेट से ये बढ़ेगा, और अगर हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो के क्यों आता है, इसको समझो। सपोज दैट, देखो सपोज दैट क्या हुआ, एक कंपनी है, प्रोपोर्शनल बता रहे हैं समझाने के लिए कि जो प्रोपोर्शनल का हम सिंबल जब हटाते हैं तो के क्यों आता है। सपोज दैट एक कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, इसके एक ये है, यहाँ पर चपरासी है, पियोन है, ए है, ठीक, ए है, ये समझ लो बैंक मैनेजर, वो क्या है, कंपनी का मैनेजर है, ठीक है। ये क्या है, बी, सपोज दैट वहाँ का चपरासी है या लोअर पोस्ट का नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति है। तो क्या हुआ, कंपनी के बॉस ने कहा कि हम इसकी और इसकी जो सैलरी है ना वो प्रोपोर्शनल में बढ़ाएंगे, मतलब जितनी इसकी सैलरी बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ, एक समय पर इसकी सैलरी कितनी थी, इसकी सैलरी हम मान लेते हैं इसकी सैलरी थी 20,000, 30,000 मान लेते हैं इसकी 30,000 थी, मैनेजर था अच्छा खासा, 30,000 उसने सैलरी की एक समय पर, जब ज्वाइनिंग की हो या एक समय पर हमने कंसीडर कर लिया। तो उसने कहा इसकी प्रोपोर्शनल टू इसकी होगी 1, इसकी 10,000। जब उसने ज्वाइन किया तो उसने बताया कि जो ये ए है, जो मैनेजर है, ऊंची पोस्ट है इसकी, तो उसको देंगे हम 30,000, इसको देंगे 10,000। लेकिन अब कभी भी आज से अगर हम इसकी जितनी सैलरी बढ़ाएंगे उसी के हिसाब से इसकी सैलरी बढ़ाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी में समानुपाती, मतलब सम अनुपात, रेशियो उसका बराबर होना चाहिए। तो उसने क्या किया, अगले साल में क्या किया, उसने इसकी सैलरी को कर दिया 60,000। कितनी कर दिया, 60,000। मतलब इसकी सैलरी थी 30,000, 30,000 से उसने कर दिया 60,000, मतलब इसने क्या कर दिया, मैं ए की सैलरी को कर दिया दूना। तो अब वो क्या करेगा, बी की सैलरी को भी करेगा दूना, मतलब वो इसकी सैलरी करेगा 20,000, उसी के हिसाब से करेगा ना। फिर से क्या किया उसने, अगले साल यानी कि थर्ड ईयर में, मतलब तीसरे साल में क्या किया उसने, इसकी सैलरी जो पहले सैलरी थी उसकी कर दिया 3 गुना, 3 से हो गया इसकी 90,000। इसने इसकी सैलरी कितनी बढ़ा दी,
3 गुना बढ़ा दी पहले साल से, मतलब अब उसकी हो गई 90,000। उसने क्या किया, इसकी सैलरी को भी अब वो 3 गुना ही बढ़ाएगा यहाँ से फर्स्ट ईयर से, तो इसकी सैलरी हो गई 30,000। 30,000। अब देखो, अब समझने वाली बात, अगर हम क्या करें, 30,000 है यहाँ पर, 30,000 था या 30,000 था, अगर हम ये प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाएं, प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाकर इक्वल लगाएं, यहाँ पर लिखें 10,000, यहाँ पर कितने लिखें 10,000, तब ये क्या 30,000 इक्वल टू 10,000 है? नहीं। तब हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे 3 का प्रोडक्ट, 3 का कर देंगे मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर हम 60,000 में प्रोडक्ट वो हटाएं, 60,000 में अगर हम 20,000 लिखें, 1 2 3 4, 20,000 है। अब क्या है, इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये 60,000 के इक्वल आ जाए? 3 से। 3 से अगर कर देंगे तो ये 3 दूनी 6, मतलब 60,000 आ जाए। इसी प्रकार से 19 ये लिखा, 90,000 को अगर हम लिखें इधर 30,000, तो क्या हुआ, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 3 आया है ना, 3, यही हमारा होता है कांस्टेंट, ये यहाँ से आता है कांस्टेंट। ठीक है। अब तुम देखोगे अगर रखकर 30,000 बाई 10,000 रेशियो में कितना आएगा 3, अगर 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे तो कितना आएगा, हर बार में तुमको 3 ही कांस्टेंट मिलेगा। 30,000 डिवाइडेड बाई इसको करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे, हर बार तुम्हें 3 मिलेगा, 3 कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से कांस्टेंट आता है, जो प्रोपोर्शनलिटी है ना, वो कंडीशन बता दी जाती है। इसी प्रकार से जैसे तुम्हें बता दिया जाए कि इसकी सैलरी, एक एसआई की सैलरी इतनी है, एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी इतनी है, तो तुम अगर बताया गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सैलरी को सबको 2 गुना कर दिया। अब तुम्हें ये नहीं पता है कि ये जो एसआई की पोस्ट है उसकी सैलरी कितनी है और जो आईएएस की पोस्ट है उसकी सैलरी कितनी है, तो तुम सोचोगे कि भाई ये एसआई की जो सैलरी होगी वह डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल टू आईएएस की सैलरी होगी। अब जितनी इसमें सरकार बढ़ाएगी उतनी इसमें बढ़ाएगी। अब तुम क्या करोगे, अगर इसको इक्वल करना चाहोगे तो तुम इधर कांस्टेंट लगा दोगे, जैसा कांस्टेंट लगेगा। ठीक है। तो उसी तरीके से जो न्यूटन साहब थे, न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, के मान लिया कि भाई क्या पता कोई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, क्या पता कोई वैल्यू के आती हो। लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि ये दोनों एफ इक्वल टू एम ए है, मतलब के की वैल्यू उन्होंने देखा कि एम 1 है, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब जितना फोर्स है उतना ही इक्वल टू एम ए होगा, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई और प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं थी, दोनों की यानी कि सैलरी बराबर थी। ठीक। तो उन्होंने क्या किया, इसको दिया हटा क्या दिया, 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो उतना ही आएगा, तो एफ तुम्हारा बना जाकर एम ए, ये तुम्हारा आया एम ए फार्मूला ऑफ फोर्स, ये आया तुम्हारा फार्मूला ऑफ फोर्स। अब ये कब वैलिड होता है फोर्स इक्वल टू एम ए, ये जब वैलिड होता है जब मास तुम्हारा कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो। मास कांस्टेंट मतलब मास भी चेंज हो सकता है, हाँ चेंज हो सकता है, लेकिन आपने तो बताया था कि मास कभी चेंज नहीं होता है। एक ऐसी कंडीशन आती है जब मास चेंज नहीं होता, मास भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 11th का है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर देते हैं। इसको हटाते हैं। जो फोर्स है वो इक्वल टू किसके है, एम ए के। ठीक। अब मास भी चेंज हो सकता है, कब चेंज हो सकता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो, नियर टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी के आसपास ऑब्जेक्ट की भी स्पीड है तो उसका मास बढ़ जाता है। तो वो मास का फार्मूला क्या होगा, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तुम्हारा होगा फार्मूला। जब, लेकिन ये लगाने का नहीं है, सिर्फ हम नॉलेज के लिए बता दें, क्लास 11th में यूज होगा, ठीक है, क्लास 12th में यूज होगा, लेकिन बता दें हैं। ठीक। अगर इसी में अभी पुट कर देखो तुम,
अगर v की स्पीड मास बढ़ जाता है, ये हमेशा ही जो m होगा वो ग्रेटर देन होगा m नॉट। m नॉट जानते हो उसका, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट मास है जहाँ पर वो रुका हुआ है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये क्या हुआ, वेलोसिटी हुई जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है। अब ये मास वो होगा जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपनी v स्पीड से चल रहा होगा। जैसे अभी देख लो, हम क्या करते हैं, हम यम नॉट किए 1 माइनस, मान लेते हैं यम नॉट उसका मास था 5 लिख लिए, ठीक। अब इसकी v है, v कितनी है, c का हाफ कर लेते हैं, मतलब c है तो उसकी स्पीड कितनी हुई 1, उसकी c हुई, मतलब हाफ c हुई। मान लेते हैं v इक्वल टू 1/2c, इतना मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 c का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 होगा ये हो जाएगा ना। यहाँ पर c स्क्वायर, ये 2 होगा, ये c 2 का 4 हो जाएगा, c नीचे होगा, c स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, 4 इधर आएगा, 4 1 ये इधर होगा। अब जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाई देखो ये ऐसे है ना, 1 माइनस 1/4 है। जब ये 4 इधर गया 1/4, ये ऊपर गया, ये इधर होगा ना, तो ये 2 होगा ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूना 10/√3। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये 5 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये फोर्स ये वैलिड होगा जब मास कांस्टेंट हो, ठीक है। मास बदल सकता है जब उसकी स्पीड लाइट के आसपास हो, ठीक है। ये क्लास 11th का था सिस्टम, ठीक। अब क्या करते हैं, फोर्स का हम किस में मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन में। इसका जैसे मीटर होता है, क्या मीटर, इसकी एसआई यूनिट है। जिस प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती थी, मीटर, उसी प्रकार से इसकी होती है न्यूटन। अब क्या है 1 न्यूटन, क्या होता है 1 न्यूटन इक्वल टू किसके होगा, ये क्या है मास की एसआई यूनिट केजी, मतलब किलोग्राम केजी। ये क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन इसके बराबर होगा। और तुमको हमने बताया था कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन भी होता है, ठीक, सीजीएस मेथड में, ठीक। तो अब क्या करते हैं, एक इसी पर क्वेश्चन लगाते हैं। इसके एप्लीकेशन भी बहुत से हैं। जैसे अभी क्रिकेट खेल रहे हो, तब क्या करते हो, बॉल अगर स्पीड में आ रही है, ठीक है, स्पीड में बॉल आ रही है, तुम क्या करते हो, अगर कोई तुम्हें स्पीड से बॉल दे, तुम क्या करते हो, ऐसे रोकते हो, ऐसे हाथ पीछे ले जाते हो। हाथ पीछे क्यों ले जाते हो, तुम क्या करते हो, टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देते हो। देखो चेंज इन मोमेंटम क्या था, mv माइनस mu/t, मतलब जितना टाइम कम होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, जितना टाइम कम होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। जब बॉल ऐसे आई तो तुमने क्या किया, टाइम को बढ़ा दिया। जब टाइम को बढ़ा दिया तो तुम्हारे हाथ पर चोट कम पहुंची, बहुत कम इफेक्ट हुआ, ठीक है। इस तरीके से जब हम टाइम को बढ़ा देंगे तब फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना ले लिया तुमने 5 kg। इसके पास स्पीड कितनी है, स्पीड वेलोसिटी इसके पास मान लेते हैं 25 मीटर, एक्सेलेरेशन लेते हैं, ठीक। एक्सेलेरेशन कितना है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल टू एम ए, एम इज द 5, ए इज द 25, मतलब फोर्स कितना आएगा 125 न्यूटन, ठीक। अब एक क्वेश्चन और लगाना है। जैसे देखो क्या हुआ, 3 ऑब्जेक्ट हमने लिए, क्वेश्चन है ये, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, ट्राई किया 1 बाई 1। यहाँ पर हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। इसका मान लेते हैं मास m1 है, ठीक। 100 न्यूटन का जब इस पर फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड, मतलब इसका एक्सेलेरेशन कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। फिर हमने क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया। उस पर जब मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया,
तब क्या हुआ, तब उसकी स्पीड बढ़ी उसका एक्सेलरेशन हुआ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, एक तीसरा ऑब्जेक्ट और उठा लाए, उस पर भी हमने क्या किया, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तब हमने देखा कि जो उसका एक्सेलरेशन था, ये सब एक्सेलरेशन है, ठीक है, तब हमने देखा जो उसका एक्सेलरेशन था वो कितना बढ़ा, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो समझो, एक ऑब्जेक्ट था, उस पर हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, उसने एक्सेलरेशन दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फिर हमने क्या किया, 100 न्यूटन का ही फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाया, जिसको हम मास m2 दे देते हैं, इसको m3 दे देते हैं, ठीक है, m2 पर लगाया तो उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फिर क्या हुआ, तीसरे ऑब्जेक्ट पर भी हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब क्या हुआ, उसका जो एक्सेलरेशन था वो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब तुमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि अगर हम 3 ऑब्जेक्ट को एक में मिला दें, एक में गठरी बना दें, इनका बंडल बना दें, और तब फिर हम 100 न्यूटन का फोर्स लगाएं उस बंडल पर, तो उस बंडल का मतलब उस तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर जब 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका ज़्यादा है, तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई ये मास ज़्यादा होगा, ये मास कम होगा, क्योंकि फोर्स तो सब में 100 न्यूटन है। इसमें भाई इसने 10 एक्सेलरेशन दिया, इसने 20 दिया, इसने 25 दिया, इसका मतलब इसका मास छोटा होगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इसको पहले हम इसका m1 निकालते हैं, तो F इक्वल टू क्या हुआ, F इक्वल टू ma हुआ, और m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू F बाई ए। यहाँ से तुम्हें एक एक्सेलरेशन का फार्मूला और मिला नया सा, देखो F इक्वल टू ma होता है, a इक्वल टू क्या होगा, F बाई m। ये फार्मूला तुम्हें एक्सेलरेशन का एक और नया मिल गया, ठीक है, फोर्स के टर्म में। फिर कहा हुआ m, ये है हमारा m1, F कितना है हमारा 100 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना ये दे रहा है 10, मतलब कि m1 हुआ इसका 10 kg। m1 कितना आया 10 kg। इसमें निकालते हैं, इसमें आओ, इसमें भी वही F इक्वल टू ma। F तो तुम्हारा 100 है, F कितना है 100 है, m2 है, m2 माना है ना, a कितना दे रहा है 20, तो m2 कितना हुआ, m2 हुआ 100/20 मतलब 5। m2 देखो आधा रह गया बच्चा, 5 kg, ठीक है, m2 आया तुम्हारा 5 kg। अब तीसरे में आते हैं, इसमें भी वही F इक्वल टू ma, m इक्वल टू F बाई m, a। तो जो F है वो कितना है यहाँ पर, F इज द 100 किया, a कितना दे रहा है 25, तो मतलब m3 इक्वल टू 4 kg। अब क्या है, अब इन तीनों को मिला देंगे, 10 15 4 19, मतलब मास टोटल कितना आएगा, मास आएगा 19 kg, आएगा कि नहीं। देखो 10 15 19। अब क्या हुआ, अब तुम्हारे पास फार्मूला तो है, यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है, फोर्स तो उसने बता दिया कि पहले से है कितना 100 न्यूटन, हमने बताया था अभी, ठीक है। तो अब फोर्स इक्वल टू ma, अब एक्सेलरेशन निकालना है तुम्हें, F बाई m, यही तो लगेगा फार्मूला, एक्सेलरेशन उसने पूछा है, अब एक्सेलरेशन कितना देगा, तो क्या होगा, a की वैल्यू हमें पता करनी है, तो F क्या है, F हमारे पास है 100, मास तुम्हारा है 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारा आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा 100/19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगी। अब एक क्वेश्चन लगवाएंगे हम NCERT का अच्छा खासा, क्वेश्चन लिखा है सामने, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट अ 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई एक हथौड़ा होगा, हथौड़ा, ठीक है, उसका मास कितना है 500 ग्राम। हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले मास, ठीक, जो कंडीशन दी गई है उनको हम लिख लेते हैं। जो मास दिया है वो कितना दिया है 500 ग्राम हथौड़े का, ठीक। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 500 ग्राम इज इक्वल टू 1/2 kg, मतलब इसका आंसर आएगा 1/2
2 kg। ठीक है, यूनिट का खास ध्यान रखना, यूनिट को हमको ऐसा यूनिट में बदल लेना है या एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसकी जो मूव कर रहा था वो, उसकी स्पीड कितनी बताई है उसने 50 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात ध्यान देनी है, 50 मीटर से वो मूव कर रहा था, हथौड़ा था, हथौड़ा उसने क्या किया, ये कील होगी, सपोज दैट ये कील है, इसमें क्या किया, हथौड़े से हमने इस पर पीटा। हथौड़े का मास कितना है 500 ग्राम। और यहाँ से हमने मूव कराया उसको 50 मीटर पर सेकंड से, उसने स्ट्राइक किया इस नेल पर, मतलब कील पर। और क्या हुआ, कील पर ये जाकर रुक गया, बहुत ही कम समय में, टाइम कितना 0.01 सेकंड में वो रुक गया। अब पूछ का रहा है, देखो कह रहा व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। जो ये हथौड़े द्वारा इस कील पर फोर्स लगाने को नहीं बोल रहा है, वो बता रहा है कि इस कील ने इस पर कितना फोर्स लगाया। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हम इसको चेंज ऑफ मोमेंटम से लगाएंगे। देखो जब ये हथौड़ा, ये वी ना होकर यू है, अब वी इसकी कितनी होगी, जब वो रुक जाएगा तो उसकी 0 मीटर पर सेकेंड होगी ना। अब फार्मूला याद करो, एफ इक्वल टू क्या बताए थे हम, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम एम वी, इनिशियल मोमेंटम एम यू अपॉन टाइम, लिख गया। ठीक, अब एफ इक्वल टू क्या होगा, यम को हम कॉमन ले ले, यम कॉमन आया तो क्या हुआ, वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, यम तुम्हारा कितना है, मतलब हथौड़े का 1/2 हुआ, वी कितना है, वी इज द 0, यू 50, टाइम 0.01 सेकेंड, एफ कितना हुआ 1/2 इंटू माइनस 50/0.01। अब हम बताए थे, अगर नीचे देखो, ऊपर यहाँ पर समझो डेसिमल है, डेसिमल होता है। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर अगर डेसिमल हम यहाँ लगा दे तो इसके बाद कितने डिजिट हैं, एक भी नहीं, तो हम क्या करते हैं 2 डिजिट लगा देते हैं और इस डेसिमल को कर देते हैं रिमूव। अब ये दोनों 0 भी चले गए। अब ये 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी उतना ही आएगा। अब इसको कर देंगे 2 से इसको डिवाइड, 2 से इसको करेंगे तो -2500, 2500 न्यूटन का फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन। माइनस क्या सिंबल का शो करता है, यानी कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई। ठीक है, अब इसको हम एक सेकेंड मेथड से लगाएंगे, ये तो हम नोट कर लो फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसको सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड से कैसे लगाएंगे, देखो क्या करेंगे, हम इक्वेशन का यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी करेंगे। v कितनी हो गई तुम्हारी 0, u कितना है, u कितना दिया हुआ है, u कहाँ गया 50 मीटर पर सेकेंड, 50 है, ये तुम्हें निकालना है। टाइम कितना लगा 0.01 सेकेंड। अब हम इधर ले आएंगे इसको -50, आएगा कि नहीं आएगा, 0.01a, अब -50/0.01 इक्वल टू a। ये यहीं पर वही वाला कर्म करना है, यहाँ पर हटा दे, यहाँ पर कितना आएगा 5000, एक्सेलेरेशन कितना आया उसका -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का। अब वही फोर्स इक्वल टू यम ए, ऐसे रख दो, एफ इक्वल टू यम कितना है 1/2, ए कितना है 5000, माइनस का याद रखना। ठीक है, 2 से लगाया, इसको कैंसिल कर दे, एफ इक्वल टू कितना -2500 न्यूटन। इस तरीके से लग गया, लो सवाल खत्म। यहाँ पर भी हम एक्सेलेरेशन देखो, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेलेरेशन निकल रहा था, यूज ऑफ दिस इक्वेशन है यही सेम, देखो है ना सेम, v माइनस यू बाई टी। हमने क्या किया, इसमें पूरी इक्वेशन उठा कर रख दे, इसमें एक्सेलेरेशन पहले निकाल लिया बाद में। ठीक है, इसके बाद अब थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे इसके अगला जो थर्ड लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें और चैनल को भी आगे बढ़ाते रहें। ठीक है।